नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण पढ़े। साथ ही साथ हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके कौन कौन से आपके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न यूं बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बनते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें, देखो सीधी सी बात है कि हमारा भारत है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, सामाजिक परंपराओं से बंधा हुआ एक राष्ट्र है, जिसमें धर्म जाति आधारित कई प्रकार की जो संकुलितता देखने को मिलती है। बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, और ग्रामीण परिवेश में जो इन धर्म और जाति के आधार पर रूढ़िवादिताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ समाज जो है उसमें जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण है, वो रूढ़िवादिताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो भारत जो है एक जन प्रधान प्रदेश है, और सामान्यतः जिस प्रदेश में जनसंख्या की प्रधानता है, जन प्रधान है, तो वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है वो दोनों ही सामाजिक प्रदेश में और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों में ही नेगेटिव परिणाम हमें देती है। कैसे देती है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके कारण हमारे पास में क्या है कि जो खेत है, खेत उनका डिवाइडेशन हो रहा है, आकार उनका छोटा हो गया, तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग रोजगार की प्राप्ति के लिए कहाँ जाएंगे? शहरों की ओर जाएंगे। तो वहां वो सामाजिक प्रवृत्ति डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? तो सामाजिक प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव की बात करें तो एक तो होता है आपके रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज प्लस आपके पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में एक सही संबंध है, और ये सही संबंध तब तक है जब तक आपके रिसोर्सेज और पॉपुलेशन दोनों संतुलित है। जैसे ही इनकी असंतुलितता देखने को मिलेगी तो वहां पर आपके इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित होगी। जैसे भारत में है, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा और रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसके कारण भारत के अधिकांश युवा वर्ग, अधिकांश क्षेत्रों के लोग हैं वो रोजगार के अभाव में गरीबी पूर्ण जीवन जीते हैं। और कुछ प्रदेश तो ऐसे भी हैं जहां पर लोग हैं वो भुखमरी की जो चपेट में आ जाते हैं, लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और आए दिन उनकी मृत्यु हो रही है। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम देश के नागरिकों को एक पर्टिकुलर रोजगार नहीं दे पा रहे, उनको संसाधन मुहैया नहीं करवा पा रहे, तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऊपर नहीं आ सकती। क्योंकि अधिकांश खर्च जो है हमें किस में करना पड़ता है? हमें नागरिकों के विकास में करना पड़ता है, ठीक है। अगर नागरिकों को सही रोजगार, सही संसाधन मिल जाए तो देश को है अन्य क्षेत्रों में वो खर्च करेंगे, देश की जो आपके जो राजस्व के स्वरूप को अन्य क्षेत्रों में खर्च करेंगे तो देश का विकास हो जाएगा। लेकिन हम खर्च किस में कर रहे हैं? हम खर्च कर रहे हैं किसमें? देश के आंतरिक भागों में, जहां पे जनसंख्या है उसमें कल्याणात्मक रूप से हम खर्च कर रहे हैं, तो उसमें देश का विकास असंभव है। तो इकोनॉमिक और आपके सामाजिक दोनों ही इफेक्ट पड़ते हैं, और इन दोनों इफेक्टों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है आपके पर्यावरण पर। किससे पड़ता है?
पर्यावरण पे, क्योंकि हम इकोनॉमिक, भाई हमारे पास में संसाधन कम है, और संसाधन कम है तो हम आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए अति दोहन करते हैं, और अति दोहन जो हम करते हैं वो हमारे लिए क्या है, घातक है। ठीक है, अब हम देखें कि कौन कौन से रीजन है। तो मैं पहला रीजन लिख रहा हूं, क्या, आपके पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, मैंने बताया कि जिस प्रकार से हम ज्यादा मात्रा में दोहन करेंगे तो पर्यावरण जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, और इस असंतुलितता के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। क्या फैलेगा, पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। और पर्यावरण प्रदूषण है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक विपरीत प्रभाव है, एक नेगेटिव इफेक्ट है, जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब पर्यावरण प्रदूषण है, इसके कौन कौन से रीजन हम मान सकते हैं। तो पहला है अभौतिक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं हम, दोहन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, दोहन नहीं विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं, तो हम पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और खेती अगर मान लो जैविक होती है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना है साहब, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कौन सी खेती करते हैं, अजैविक करते हैं, या जिसको हम रासायनिक कह सकते हैं। रासायनिक खेती जब हम करते हैं तो रासायनिक खेती के कारण होता क्या है कि जो रासायनिक खाद है, जो आपका रासायनिक खाद है वो मृदा की उर्वरकता को एक साथ प्रभावित तो करता है, लेकिन लास्ट में मृदा की उर्वरकता क्या हो जाती है, मृदा की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा कि आपके जो रासायनिक पदार्थ हमने डाले हैं वो वर्षा जल के साथ बहेंगे, और वो कहाँ जाएंगे, जल स्रोतों में जाएंगे। ठीक है, और जिन पदार्थ या फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें क्या होगा, गुणवत्ता का अभाव होगा, और गुणवत्ता के अभाव के कारण वो कई प्रकार के रोगों को क्या करेगी, हमारे सामने लाएगी। वो फसलें कई प्रकार के रोगों को हमारे सामने लाएगी। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी पर्यावरण, देखो पर्यावरण प्रदूषण करेगा कौन सा, जल प्रदूषण कर रहा है, मृदा प्रदूषण कर रहा है, और नहीं हो रहा, और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन पर भी, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ रहा है। इसके अलावा देखें तो और कौन से, तो इसमें आपके जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसमें आपके वन्य जीव जंतु है, आपके जितने भी पशु पक्षी हैं, वन्य जीव जंतु और पशु पक्षी है, उनके एक तो क्या होंगे, आवास प्रभावित होंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम करेंगे खनन, विदोहन कर रहे हैं ना, तो खनन करेंगे तो पशुओं के आवास प्रभावित होंगे। हम लकड़ी काटेंगे, वनों को साफ करेंगे तो पशु पक्षी दोनों के आवास क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इन दोनों के आवास प्रभावित होंगे तो भी क्या होगा, ये वन्य जीव, ये पशु पक्षी है, हमारे इकोलॉजी सिस्टम को क्या है, एक चेन, एक श्रृंखला में बांधने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा पर्यावरण भी क्या होता है, असंतुलित होता है, हमारा पर्यावरण भी क्या होगा, प्रभावित होता है। इसके अलावा हम बात करें कि देश के अंदर देखें, हमारी बात कर रहा हूं, जो मानव है
जिन नदी क्षेत्रों के ऊपर बसाव क्षेत्र है किसका, नगरों का, उन नगरों के माध्यम से जो लोग वहां रहते हैं, उनके जो फैक्ट्रियां हैं, उनके घरेलू अपशिष्ट है, वो कहाँ आते हैं, उन नदियों में आते हैं, उन नदियों में आते हैं। तो ये अपशिष्ट उन नदियों में आते हैं, तो नदी जल को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो आंकड़ा है कि 70% के लगभग तो ये जो नदी जल है वो क्या है, आपका दूषित हो चुका है, यानी प्रदूषित हो चुका है। यानी 70% तक तो ये जो जल है हमारा वो क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। और लगभग 30% के लगभग है ये प्रदूषित होने के कगार पर है। तो नदियों के क्षेत्रों में जो अपशिष्टों का प्रवाह है वो क्या है, प्रदूषित जल प्रदूषण का कारण बनता है। और ये जल प्रदूषण भी कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, मानव कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं, घरेलू अपशिष्टों के सही निपटान नहीं है, ठीक है। और क्या है, तो और आपके घरेलू अपशिष्टों के अलावा आपके जो आपके कल कारखाने हैं, कल कारखाने, इनसे निकलने वाले जल का सही निपटान नहीं है। इस कारण से क्या है, आपके जल है नदियों का वो प्रदूषित हो रहा है। इसके अतिरिक्त क्या, तो इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि है, उसके माध्यम से, भाई प्रदूषण तो समझ में आ गया ना, जनसंख्या वृद्धि है उसके माध्यम से और क्या हो रहा है, तो और आगे इसी क्षेत्र में देखें तो हम जल का अनियमित विदोहन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी जल स्रोत है, इन जल स्रोतों का जल है वो काफी गहराई में जा चुका है, काफी गहराई में जा चुका है। अनियमित, भाई लोग हैं तो कृषि कार्य करेंगे, जनसंख्या है, दबाव बढ़ेगा, कृषि कार्य करेंगे, अधिक जल चाहिए क्योंकि हम अजैविक कृषि कर रहे हैं, अधिक जल चाहिए। तो अजैविक कृषि के कारण अधिक जल की हमारी जो उपलब्धता की आकांक्षा है उसमें हम क्या करेंगे, जल स्रोतों का अनियमित विदोहन करेंगे, जल बाहर निकालेंगे। तो लगातार देखें तो जल स्तर वो है नीचे की ओर चलता जा रहा है। ये भी क्या है, हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विकट समस्या है आगे की। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में तो ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है और कुछ क्षेत्र बचे हैं वहां भी ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और क्या, तो और आपके जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, इन पर्यटन क्षेत्रों के अंतर्गत देखें तो अधिकांश लोग जाते हैं भ्रमण के लिए, और भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां कूड़ा करकट वगैरह वो क्या करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कूड़ा करकट जो फैलाते हैं वो क्या है, एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण है वो फैलाने का कारण बनता है। कूड़ा करकट क्या है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का कारण बनता है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं हम हमारे प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखो प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ये सारे कारण है, प्रकृति छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक सही जो संतुलित वे में हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो प्रकृति वर्तमान में कई प्रकार के इफेक्ट दिखा रही है, वो नहीं दिखाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। और ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा और हमारे पास में रिसोर्सेज कम है। दोनों बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, इस कारण से ऐसा हम नहीं कर पाए। और प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण है, कूड़ा करके डाल रहे हैं, अब उसके कारण भी क्या है, कई प्रकार की पॉल्यूशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो ये समस्या है, जो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न है, इससे और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो और प्रभाव है, एक तो आपका मौसम तंत्र बदल रहा है। क्या हो रहा है, मौसम तंत्र बदल रहा है। मौसम तंत्र में क्या हो रहा है, बदलाव। मौसम तंत्र में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और वर्षा की अनियमितता देखने को मिल रही है, वर्षा की क्या मिल रही है, अनियमितता देखने को मिल रही है। और जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगी, सामान्य से अधिक पिघलेगी, सामान्य से अधिक पिघलेगी, तो बर्फ पिघलेगी, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्षा की अनियमितता हो रही है। साथ ही साथ आपने प्रभाव पड़ा है कौन सा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो हमारे मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा हम देखें कि जो जल की कमी हो गई, वर्षा की अनियमितता हो गई, तो हमारे वन है वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। वन क्या होंगे, सूख जाएंगे। इसके अलावा वन लगातार है वो काटे जा रहे हैं, तो वनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये वनों की कमी या वन सूख जाएंगे, वन सूख जाएंगे तो क्या होगा, आगजनी होगी। ठीक है, आग लग सकती है इनमें, हवा या कोई भी तूफान ही ऐसा है तो क्या हो सकती है, आग लग सकती है। अब वन काटे जा रहे हैं, वन सूख रहे हैं, तो वर्षा की अनियमितता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वन है वर्षा को आगमन के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो किसके कारण, आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा हम बात करें और कौन सी जो घटनाएं हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख कारण है। तो इसमें आपके जो है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, वाहनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ गई ना, तो वाहनों का अत्यधिक उपयोग, भाई वैसे तो क्या है, वाहनों का अत्यधिक उपयोग है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है, लेकिन अब आप बोलोगे इसका जनसंख्या परिवर्तन से क्या है, तो ज्यादा जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वाहनों का ज्यादा उपयोग करेगी और सार्वजनिक का उपयोग नहीं करती है। इसके कारण भी क्या है, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, आए दिन आपके एक्सीडेंट के साथ साथ पॉल्यूशन स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है, जो भी हमारे लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके अलावा और क्या, तो पर्यावरण प्रदूषण के अतिरिक्त हम देखें तो आपके आवास की समस्या है। आवास की समस्या कैसे है, जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा कि आपके खेत है वो हो गए छोटे, खेतों का आकार क्या हो गया, छोटा। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है इनका भी खनन किया जा रहा है। ठीक है, और शहरों में जो नियोजित बस्तियां बसाने के लिए आपके बहुत सारे कृषि क्षेत्रों का भी उपयोग किया जा रहा है, आपके पहाड़ी प्रदेशों का उपयोग भी किया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्रों का और पहाड़ी प्रदेशों का उपयोग करेंगे तो यहाँ तो आपके क्या होंगे, यहाँ तो आपके पशु पक्षी और आपके क्या नाम है, पशु और पक्षी जो वन्य जीव वगैरह है और आपके वनस्पति है उनका विनाश हो जाएगा। और खेतों के अंदर है हम क्या नियोजित बस्तियां बसा रहे हैं, तो खेतों का आकार कम हो गया, तो फिर खेतों से हम क्या फसलों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे ना, तो फसलों की प्राप्ति जो हम नहीं कर पाएंगे तो फसल उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। और फसल उत्पादन, क्योंकि भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था ही कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या है, कृषि। और अब फसलों के उत्पादन का क्षेत्र भी कम हो गया तो फसलों की प्राप्ति भी हम कम करेंगे। तो यह भी आपके जनसंख्या का एक बड़ा रीजन है। जनसंख्या वृद्धि है उसका एक बड़ा प्रभाव है कि लगातार आपकी फसलों के उत्पादन क्षेत्र में भी कमी आ रही है। अब लोग है, पानी सूख गया, अब लोग क्या करते हैं, खेतों को छोड़ करके और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे, तो आपके पॉल्यूशन भी होगा, साथ ही साथ आपके फसलों का उत्पादन क्या होगा, कम होने लग गया है। तो ये आपकी विकट समस्या देखने को मिलती है। अब फसलों का उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो और क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आवास की कमी तो हमने पढ़ ली, पर्यावरण प्रदूषण हमने पढ़ लिया, इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो और प्रभाव में देखें तो आपके आवास की कमी है ना, आवास की कमी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, खाद्यान्न की कमी।
ठीक है, खाद्यान्न की कमी आएगी ना, खाद्यान्न की कमी आई तो लोग क्या होंगे, लोग कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और आए दिन भूखमरी से बढ़ने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में अवरुद्धता आएगी, जनसंख्या वृद्धि होगी ना, तो देश के आर्थिक विकास में क्या आएगी, अवरुद्धता आएगी। इसके अलावा और क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो आके जमीनें हैं उनके झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो जमीनों के साथ साथ कौन से, आपके सामाजिक, जातिगत, सामाजिक है, जातिगत है, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये मुद्दे आपके सामने आएंगे। और इन मुद्दों के लिए आपके इतने मुद्दे आपके आएंगे तो कानूनी व्यवस्था प्रभावित होगी। क्या होगी, कानूनी व्यवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। इस क्योंकि सब कारण क्या है, देखो दो ही चीज ध्यान रखना इसमें कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या, एक तो देखो संसाधन है और जनसंख्या है, इनमें क्या होना चाहिए, संतुलन। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका संतुलन बिगड़ गया ना, तो इसका संतुलन बिगड़ेगा तो सामाजिक, जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे सामने आएंगे। और ये मैंने बता दिया आपको कि कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आपकी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके बहुत सारे भूखमरी आदि की क्रियाएं, खाद्यान्न की कमी, ये सारी क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे आपके पोलियो है, एड्स है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो चेचक है, ये कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। ये बीमारियां हैं वो आपके क्या होगी, पूरी जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब वर्तमान में जनसंख्या का स्प्रेड ज्यादा है, हमारे जनसंख्या का फैलाव ज्यादा है। तो वर्तमान में जो बीमारी देखो, वर्तमान में जो बीमारी है कोरोना, इस कोरोना बीमारी ने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, प्रभावित किया है। साथ ही साथ पूरे भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और ये कारण क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसके कारण हम तुरंत इस पे काबू नहीं पा पाए, जिसके कारण क्या है कि काफी दिनों तक, लगभग 8 से 10 महीने तक इस कोरोना बीमारी से हम जूझ रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या कम होती तो हम तुरंत क्या है, उन क्षेत्रों के अंदर आराम से इस बीमारी पर काबू पा सकते थे। तो ये भी एक विकट समस्या है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आर्थिक कारणों में जनसंख्या बढ़ रही है तो देश की इकोनॉमिक डाउन आएगी, क्योंकि अभी बताया कि अधिकांश हमें कल्याणात्मक उपागम पे क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि सामाजिक आर्थिक कारण सबसे मुख्य तो पर्यावरण। देखो सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किस पे प्रभाव डालेगी, वो पर्यावरण पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। दूसरी, आवास की कमी होगी, ठीक है, खाद्यान्न की कमी होगी, आर्थिक विकास की अवरुद्धता होगी, सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के मुद्दे होंगे, जिससे कानूनी व्यवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और कई प्रकार की भयंकर बीमारियां इसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब अपना अगला प्रश्न इससे आता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसको, जनसंख्या वृद्धि को कौन कौन से उपायों के माध्यम से हम कम कर सकते हैं, या जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से उपाय हैं देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के उपाय, ठीक है। तो पहला उपाय आपके दिया हुआ है कि एक तो विवाह की आयु में वृद्धि। विवाह की आयु में हमारे पहले से ही निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष जो है वो लड़की और 21 वर्ष का क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ठीक है,
ये हमारे निर्यात है। फिर भी बाल विवाह जो हो रहे हैं, ये बाल विवाह है वो इस हमारी व्यवस्था में क्या है, एक बाधा है। ठीक है। अब हम बात करें तो शिक्षित समाज है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षित समाज द्वारा जो अशिक्षित समाज है उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, और यह जागरूकता ही है वो आपके विवाह की आयु को नियत तिथि पे करवाएगी, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भी सहायक करेगी। अब दूसरी बात कि क्या किया जाए, तो उत्पादन में वृद्धि की जाए। क्या की जाए, उत्पादन में वृद्धि की जाए। अब उत्पादन में वृद्धि क्या होगा कि लोगों को क्या है, तकनीकी ज्ञान दिया जाए, तकनीकी ज्ञान, जिससे लोग हैं उत्पादन क्षेत्रों को बढ़ाए, और उत्पादन क्षेत्रों को बढ़ाएंगे तो लोगों की क्या होगी, आपूर्ति होगी, लोगों को आपूर्ति होगी, और लोगों को आपूर्ति होगी तो लोगों का जीवन स्तर सही होगा, और लोगों का जब जीवन स्तर सही होगा तो आपकी जो बीमारियां है, महामारी है, उससे लड़ने की क्षमता उन लोगों में आएगी, और जनसंख्या है एक स्वस्थ जनसंख्या के रूप में हमारे सामने आएगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, प्रोडक्शन आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए, को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और क्या, और आपके सरकार द्वारा परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कौन लागू कर रहा है, सरकार। सरकार जो परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू कर रही है, लोगों को उनको अपनाना चाहिए, और लोगों की जो जन सहभागिता, मतलब लोगों की सहभागिता है वो उन परिवार कल्याण कार्यक्रमों में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आम जन है उनको भी इन परिवार कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि है उसमें काफी स्तर तक कमी आ सकती है। इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का प्रसार किया जाए। किसका प्रसार किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए। और शिक्षा के प्रसार के कारण होगा क्या, तो शिक्षा के प्रसार के कारण आपके जागरूकता फैलेगी। ठीक है। अब जागरूकता किसके लिए फैलेगी, तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए क्या होगी, जागरूकता फैलेगी लोगों में। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए जागरूकता होगी तो क्या होगा, शिक्षा का प्रसार, परिवार कार्यक्रमों में जागरूकता, दोनों के कारण क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का जो स्तर है वो क्या होगा, नीचे आएगा। और इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, प्रयास कर रही है। और इसका परिणाम सामने आप क्या है कि 1981 के बाद लगातार जनसंख्या की वृद्धि दर है वो क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, और ये हमने आंकड़ों में भी देखा है। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से भारत में जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं, साथ ही साथ दूसरा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से उपाय हैं उनको जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम अपने इसी जनसंख्या जो जनसंख्या का जो टॉपिक है, जनसंख्या का जैसे पहला लेसन हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। अगले बिंदु में हम जनसंख्या की जो संगठन है या जनसंख्या जो संरचना है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।